इंडिया और रशिया के जो बायलैटरल टाइज हैं, उनका जो रिलेशन है वो आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से चर्चा में है। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जो ये सिमिलर काइंड ऑफ घनिष्ठ मित्रता हमारी यूएस और चाइना के बीच में भी देखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में इनफैक्ट कुछ दशकों से ये देखा जा रहा है कि चाइना भी बहुत ज्यादा थ्रेटन फील कर रहा है। लेकिन चाइना को थ्रेटन फील करने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो क्यों डरने लगा, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस में से एक है। तो आज हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आंसर कर पाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से हम आज जो चाइना का थ्रेटन वर्जन है, एक वनरेबल वर्जन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ग्रुप फॉर्म हुआ। ये जो ग्रुप था वो था क्वाड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया, यहाँ पर जापान, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर यूएसए एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसको हम एक क्वाड्रिलेटरल घोषित कर सकते हैं, जिसकी 4 साइड्स हैं। अब ये जो क्वाड था उसके फॉर्मेशन क्यों हुई, बेसिकली उसके बारे में बातें क्यों स्टार्ट हुई, वो मेजरली इसीलिए था क्योंकि आइडेंटिफाई किया गया, जैसा कि ये जो मैप है वो इंडो पैसिफिक रीजन का है, उसमें आइडेंटिफाई किया गया कि जो चाइना है वो थोड़ा सा अपनी हेजेमनी, थोड़ी सी अपनी ताकत इस्टेब्लिश करने के चक्कर में है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि जो बाकी की कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में वो बहुत ही ज्यादा थ्रेटन फील कर रही हैं, उनको ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि चाइना मेजरली वर्क्स ऑन व्हाट? चाइना मेजरली वर्क्स ऑन द एनेक्सेशन पॉलिसी। उसका रहता है कि सब पे कब्जा कर लो और तो आगे देखा जाएगा, जो बात की जाएगी। तो उसी वजह से जो बाकी की कंट्रीज थे वो थ्रेटन फील करी, जिससे कि जो स्टार्टिंग हुई थी इस ग्रुपिंग की वो हुई थी जापान से। शिंजो आबे ने ये सारे पीसफुल अग्रीमेंट्स के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग, इनफॉर्मल सेटिंग में मीटिंग्स स्टार्ट की थी और इसी ने नींव रखी थी क्वाड ग्रुपिंग की। हालांकि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है वो फॉर्मली 2021 से सेटअप हुआ है। जो पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, लेकिन जो काम है वो काफी ज्यादा एक बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा है। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बहुत ही आपको जान के अचंभा होगा, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड फील करेंगे आप जब आपको पता चलेगा कि जापान और इंडिया ही हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस ग्रुपिंग के लिए काम किया था। क्योंकि इनिशियली जो यूएस था वो नहीं चाहता था कि वो किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बने जिससे कि चाइना उनसे गुस्सा हो जाए, क्योंकि यूएस को लगता था कि जो ईरान है उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो नॉर्थ कोरिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए यूएस का साथ सिर्फ एक कंट्री दे सकती है, जो कि है चाइना। और इसीलिए वो थोड़ा सा अपने G2 यानी कि जो ग्रुप ऑफ 2 है उस पर ज्यादा फोकस किया करते थे। बट आफ्टर अ वाइल काफी ज्यादा परसुएशन के बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें बीच में आई एंड उसी के साथ साथ यूएस को भी कन्विंस कर लिया गया इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए जो इंडो पैसिफिक में रहेगा। क्यों? क्योंकि पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था बाय दैट टाइम, कि ग्लोबली किसी को भी ऐसे थ्रेटन फील नहीं करना चाहिए। अगेन यहाँ पे नोट करने की एक जो चीज है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है वो डायरेक्टली डिफाई किए जा रहे थे हमारे चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से भी एक पुश फैक्टर हुआ जो यूएस को क्वाड ग्रुपिंग में लेके आया। अब इस वीडियो में हम हिस्ट्री के अलावा क्या क्या कवर करने वाले हैं और हम ये क्यों कवर कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मेजरली क्वाड के बारे में समझेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स, एवोल्यूशन, क्या तो डेवलपमेंट्स हैं जो अभी हुए हैं उसके बारे में समझेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड हम पीवाईक्यू भी लेंगे जो कि हमारे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, और इसीलिए ये जो टॉपिक है वो रेलेवेंट हो जाता है फॉर डिस्कशन।
अगर आप देखें कि हमने जो क्वाड की बात की तो इस ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट है, तो जैसा मैप में भी मैंने आपको सिग्निफाई किया था, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान वो कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाता है वो मैप पे देखिए तो इसीलिए क्वाड बोलते हैं। 2021 में जो पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी वो हुई थी। तो 2025 में, मतलब अभी तो 2024 की समिट थी जिसकी वजह से ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो हम कर रहे हैं, बट 2025 में ये समिट एंटिसिपेट की जा रही है कि वो इंडिया में की जाएगी। इसीलिए अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ एग्जाम, क्योंकि पूछा जा सकता है। इवन जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए भी एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है। अभी यूएसए में हो रहा है, बाइडेन इसको होस्ट कर रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है वहां के, और इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई सारे की आउटकम्स निकले हैं, कई सारी जो एजेंडाज हैं वो मीट हुए हैं और कई सारे नए एजेंडाज भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, विच इज वाई ये जो एक टॉपिक है वो रेलेवेंट बन जाता है हमारे डिस्कशन के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्विकली समझें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी के लिए इसमें लिखा है कॉम्बैटिंग द कोविड-19 क्राइसिस, बट इट इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पैंडेमिक एंड द हेल्थ सेक्टर बेसिकली, क्योंकि दे एज इन द क्वाड दे कॉम्प्रिहेंसिवली आर वर्किंग टुवर्ड्स हेल्थ एज अ डोमेन, एज अ नीश। तो अभी के कंटेक्स्ट में हम एमपॉक्स से इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करेंगे कि अभी क्वाड क्या काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द आइडिया ऑफ पेंडेमिक, एंडेमिक और द डिजीज पर से। उसके बाद रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात की जाती है। ऑफ कोर्स वैक्सीन डिप्लोमेसी जो कि कोविड-19 से बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है, जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, चाहे कि वो हमारे ट्रिप्स अग्रीमेंट हो या फिर हमारा जो पेटेंटिंग हो या फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो हम हेल्प कर रहे हैं आपस में एज कंट्रीज, वो सब इस एस्पेक्ट में, डिप्लोमेसी के एस्पेक्ट में आ जाता है। उसके बाद हमारा एक और काम है एज एन क्वाड ग्रुपिंग कि हम एक इकोसिस्टम बनाए जिसमें टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं उसको भी बूस्ट मिले। तो अभी के एस्पेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं जस्ट सो जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो रीच कर पाए। उसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ क्वाड। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो पूरी स्टोरी थी वो कहां से चालू हुई, दैट इज प्रीटी मच अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ क्वाड, कि अगर जापान और इंडिया नहीं होते तो ये जो ग्रुपिंग है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। देयर वाज अ टाइम जब प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, बट नाउ इज द टाइम जब प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। जो चारों कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो अलाइन किए हैं और डिप्लोमेटिकली सब लोग आगे आए हैं इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ पीस मेकिंग, हेल्थ, innovations and everything that is related to the development aspect of a country, of a nation, and ग्लोबली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये बेसिकली इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान, देन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सबको इंटीग्रेट किया गया था। दैट इज प्रीटी मच अबाउट द इवोल्यूशन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। नाउ सिंस 2020 मैंने आपको बताया जो 2021 में हुआ था फॉर्मल मीटिंग, लेकिन उसके पहले से ही भूमिका बनाई जाने लगी थी, तो उसी एस्पेक्ट में बात की गई है कि शुरुआत कहां से हुई थी इस एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन में जो एक बहुत ही की रोल प्ले किया है वो नेवल एक्सरसाइज ने भी किया है, जहां पर नेवीज ऑफ द क्वाड they came together to perform the biggest naval exercise which is the Malabar exercise। और ये पहली बार था जब ये चारों कंट्रीज ऑफिशियली एक मिलिट्री ड्रिल के लिए आए थे, एंड हेंस ये एक फाउंडेशन स्टोन बन जाता है क्वाड का। उसके बाद अगर हम की आउटकम्स की बात करें तो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो की आउटकम्स मैं आज डिस्कस कर रही हूं वो हिस्टोरिक नहीं है, वो है 2024 समिट के एस्पेक्ट में ही। वो ये जो सारे की आउटकम्स हैं ये आए हैं एज अ रिजल्टेंट आफ्टर हैविंग डिस्कशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स
जो अभी 2024 में क्वाड की मीटिंग हुई है, उसमें जो भी चीजें डिस्कस की गई और उससे जो भी नतीजा निकला वो ही आउटकम्स हैं जिसके बारे में आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज था वो था क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में क्या हुआ था? क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है वो साइन हुआ था विल्मिंगटन में। तो विल्मिंगटन में ही ये मीटिंग हो रही है। विल्मिंगटन कहाँ पे है? यूएसए में है। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मेजर जो काम हुआ है वो पीस कीपिंग और पीस मेकिंग पे हुआ है। जो कंट्रीज हैं उन्होंने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो इवेंचुअली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि चाइना, ऑल्दो दे डिड नॉट डायरेक्टली मेड अ रिमार्क ऑन चाइना, बट इट वाज प्रीटी मच इम्प्लाइड कि कोई भी कंट्री अगर डिसरप्शन कॉज करती है पीस में, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो फिर उसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्शंस या फिर उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो यही है अबाउट दिस डिक्लेरेशन। देन वी हैव क्वाड कैंसर मूनशॉट। क्वाड कैंसर मूनशॉट एक बहुत ही ज्यादा इम्पेरेटिव चेंज हो जाता है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हो जाता है जिसके बारे में बात की गई है, क्योंकि हेल्थ एस्पेक्ट में अगर आज हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज को कंसिडर करें तो देखा गया है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपनी हर साल जो लाइफ है उसको लूज करते हैं। इसी के लिए आइडेंटिफाई किया गया कि हम सर्वाइकल कैंसर एंड इवेंचुअली अदर फॉर्म्स ऑफ कैंसर पर भी काम करेंगे। सर्वाइकल कैंसर को प्राइमरली इसलिए चूज किया गया बिकॉज इट इज अ प्रिवेंटिव थिंग, मतलब सर्वाइकल कैंसर को वाया द मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर मेजर्स प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड उसी एस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया कि हम कैंसर एलिमिनेशन पर काम करेंगे, ग्लोबल बर्डन ऑफ जो कैंसर डिजीज है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है मैरीटाइम इनिशिएटिव्स, जो बेसिकली ट्रेनिंग में काम करेंगे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो काफी सारी एक्सरसाइज जैसे मालाबार से जो शुरुआत हुई थी उसी के साथ मैत्री और जो अन्य एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में काम किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे कि ट्रेनिंग मैरीटाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। उसके बाद बात की गई थी सी ऑब्जर्वर मिशन की, जहां पर कि कोई भी डिसरप्शंस अगर वाटर्स में अक्रॉस इंडो पैसिफिक कॉज होते हैं तो वो ये चारों कंट्रीज विजिलेंटली वॉच करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी और रिपोर्ट करेंगी। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी क्वाड ने बात की और डिसाइड किया कि ये भी हम काम अपने अंडर टेक करेंगे। फिर आता है लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। तो जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वो काफी ज्यादा आई वुड से ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए आइडेंटिफाई किया गया कि ये चारों जो कंट्रीज हैं वो मिल करके कुछ ऐसी चीजें डिवाइस करेंगी जिससे कि कोलैबोरेटिवली वो कॉस्ट कटिंग पे काम कर सके, जो सर्विस प्रोवाइडिंग है उस पर काम कर सके, क्योंकि ट्रेड में बहुत ज्यादा देखा गया कि जो डिलेज होते हैं, जो कॉस्ट में इंक्रीज होती है, हाइक्स होती हैं, वो मेजरली इसीलिए होती हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, चीजें नहीं है जिससे इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। उसकी वजह से ही ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर काम करने का आइडिया आगे पुट फोर्थ और एक्सेप्ट किया गया, ताकि ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए एंड जो लोग हैं जो सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं वो कम से कम परेशान हो और उनका कम से कम पैसा लगे इस पूरी एस्पेक्ट में, एंड ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो जाए एट अ रूट लेवल ही, क्योंकि समझना होगा कि ये जो ट्रेड्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री और अ डेवलप्ड कंट्री। कोई फर्क नहीं पड़ता उस एस्पेक्ट से, क्योंकि इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली अगर खराब है तो हैम्पर करेगी आगे की प्रोसेसेस को, और अगर अच्छी है तो फैसिलिटेट करेगी आगे की प्रोसेस को, इसीलिए एक बहुत ही की रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर की भी बात की गई, तो अलग अलग जगह सेटअप करने की बात की गई, क्योंकि कई सारी जगह जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल है सिर्फ सी रूट के साथ ही, इसीलिए फ्यूचर में कहाँ कहाँ पोर्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं उस पर भी बात की गई। देन
सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन का मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भी साइन किया गया। अभी के अगर हम एस्पेक्ट में कंसिडर करें तो आपको ध्यान होगा कि रिसेंटली सेमिकॉन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, तो वहां पे भी बात की गई थी मेजरली कि हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो उसी एस्पेक्ट में काम किया गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज एन इमर्जिंग टेक, अभी के टाइम पे इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो इसीलिए ये कोऑपरेशन का मेमोरेंडम साइन किया गया ताकि चारों जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की मदद कर पाए इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। बिकॉज सेल्फ रिलायंट सबको होना है, बट इनिशियल पुश के लिए कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से ये एमओसी साइन किया गया। देन जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे कि पैंडेमिक के प्रिपेयर्डनेस पे भी काफी काम होता है, तो अभी के टाइम पे अभी के एस्पेक्ट में एमपॉक्स पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, सिर्फ वैक्सीनेशन पर नहीं बल्कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर भी, क्योंकि मालूम नहीं है कब ये जो आउटब्रेक है वो बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड्स में बढ़ जाए और इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जो हम 2019-20 में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। कंट्रीज डोंट वांट दैट टू हैपन, इसीलिए ऑलरेडी इस पे काम चालू हो चुका है और क्वाड इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस भी करती है कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। देन वी हैव अ स्कॉलरशिप अवार्ड जो बेसिकली अनाउंस किया गया है इसी मीटिंग में, जिसमें $50,000 का जो स्पॉन्सरशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेम एंड जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आफ्टर हैविंग देयर लर्निंग्स फ्रॉम द पब्लिक यूनिवर्सिटीज और द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो दीज आर द की आउटकम जिसके बारे में मेजरली बात की गई है in the entire course of this meeting, in the entire course of this summit. अब हम क्विकली एक बार देख लेंगे इफ वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन अ पॉइंट। तो अगर विलिंगटन डिक्लेरेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलरली डिस्टेबलाइजिंग पे बात करता है, जैसे बोला कि कुछ भी हेजेमनाइज नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, और बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ उसको हम कंडेम करेंगे और किसी ने भी वायलेट किया यूएनएससी रेजोल्यूशन को तो उस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। दैट्स मच अबाउट दैट। कैंसर मूनशॉट, एज वी सेड कि हम इसको जो कैंसर है उसको प्रिवेंट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर एंड देन एमिंग फॉर द अदर फॉर्म्स ऑफ कैंसर एज वेल। एंड उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग इनिशिएटिव। तो जो ट्रेनिंग इनिशिएटिव है वो बेसिकली मैत्री के अंडर आता है, विच इज अपना मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और ये आइडेंटिफाई करता है किस चीज को, ये यूटिलाइज करता है किन टूल्स को, ये यूटिलाइज करता है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के टूल्स को और अदर क्वाड इनिशिएटिव्स को जो बेसिकली प्रमोट करते हैं द आइडिया ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, बिकॉज वाटर्स में काफी ज्यादा टसल देखा जा रहा है। इवन अगर अभी कंसिडर करें तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, दोनों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर इन इनिशिएटिव्स की बात की गई। फिर आता है हमारे अदर डेवलपमेंट्स। तो अगर अदर डेवलपमेंट्स में बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, तो वही प्रीटी मच मेंशन है इधर पे कि ओपन साइंस फोरम बनाया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए जो वेदर पे काम करेगा। देन देयर इज डिप्लॉयमेंट टू बूस्ट एनर्जी फॉर हाई एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल कूलिंग सिस्टम्स। उसके बाद क्वाड स्टेम के बारे में बात की गई है, जहाँ पे अगेन स्कॉलरशिप जो फेलोशिप के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही थी उसके बारे में कि एक 4 साल का बैचलर लेवल अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो उन स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर जो बेनिफिट है वो अवेल करने को मिलेगा। देन एमपॉक्स की प्रिपेयर्डनेस के बारे में हमने बात की है, जहां पे अभी अगर क्वाड नेशंस में देखा जाए तो इंडिया ने प्रोएक्टिवली काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड उन्होंने ये कहा है कि हम एक वर्कशॉप को होस्ट करेंगे जो किस पे होगी, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पे होगी, और इमरजेंसी गाइडलाइंस को, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेस को वो आउटलाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर समिट में। जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो कमेंस होगा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दिनों में, वो कभी भी हो सकता है। देन अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ यूएस ने प्लेज किया है कि वो 84.5 मिलियन
डॉलर्स का पार्टनरशिप करेंगे विद 14 अदर कंट्रीज, जो इस पर्टिकुलर रीजन में हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सच डिजीज थ्रेट्स। तो अगेन ये प्रिपेयर्डनेस और अपनी डिजास्टर वाली एस्पेक्ट में बात हो जाती है। उसके बाद जो एमपॉक्स आउटब्रेक है उसके बारे में भी एक्सप्लिसिटली बात की गई है कि जो हमें अपना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दैट्स अबाउट एमपॉक्स। देन द स्कॉलरशिप अवार्ड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन वी हैव अदर रीजनल डेवलपमेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये मेजर हेडलाइंस जो बनी है हमारे क्वाड के एस्पेक्ट में उन्होंने लेकर आई हैं, जो चाइना के बारे में बात करता है। इसीलिए इसको रीजनल डेवलपमेंट का नाम दिया मैंने, क्योंकि क्वाड मीटिंग में एक सटल मैसेज, एक बहुत ही शांतिपूर्ण मैसेज दे दिया गया किसको, चाइना को, कि बेटा अपना जो ग्रोइंग अग्रेसिव बिहेवियर है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लो इन बोथ साइड्स ऑफ द सी। जो आप टसल क्रिएट कर रहे हो उसको मत करो। क्यों? क्योंकि we as a group, we as Quad do not appreciate it. Also ये जो हमारे UNSC के रेजोल्यूशंस हैं उसके अगेंस्ट हैं, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर हम क्विकली समझे ना इस पर्टिकुलर चीज को, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो 9 डैश लाइन है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 डैश लाइन है इस एरियाज में चाइना क्लेम करता है कि उसका अधिकार है और वो बहुत ज्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पे क्रिएट करता है। अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें या हम फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो जैसा मैंने लिखा है कि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसी के साथ साथ मतलब ये पहली बार नहीं है, 2016 में एक ऑर्डर आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग के बारे में, जिसने क्लियरली बोला था कि ये जो टेरिटोरियल क्लेम्स है वो आप मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। येट वो अगेन एंड अगेन आदत से मजबूर अपना काम कर रहे हैं। फिर अगर हम इस पूरे मैप में बात करें तो जो हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो की क्रॉस रोड है, कहाँ पे, पैसिफिक और इंडियन ओशन में, और इट इज ऑल्सो रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस एंड फिश। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं बाय चाइना वो क्यों हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इट इज मेजरली टू गेट होल्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, जस्ट सो वो अपनी पावर एस्पेक्ट को प्रूव कर पाए, अपना मेटल और ज्यादा स्ट्रांगली सारी कंट्रीज के आगे ला पाए और दिखा पाए कि जो चाइना है दैट इज अनडिफीटेबल। बट दैट इज समथिंग विच क्वाड डज नॉट प्रमोट, एंड हेंस इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की गई और एक सटल मैसेज प्रोवाइड कर दिया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, एल्स आप पे स्ट्रिक्टली एक्शंस किए जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अदर रीजनल डेवलपमेंट्स की ईस्ट चाइना सी के पर्सपेक्टिव में, तो हम देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा हाई टेंशंस देखने को मिल रही हैं हमें, कहाँ पे, जापान और साउथ कोरिया के साथ। क्यों? क्योंकि जापान और साउथ कोरिया में भी काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, कई ज्यादा EEZs हैं, और ये जो EEZs हैं वो कनेक्टेड हैं साउथ चाइना सी से, येलो सी से और सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन से, जिससे कि ये अगेन जो हमारा ग्लोबल कॉमर्स है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखें तो ये रही हमारी येलो सी, ये रहा हमारा ईस्ट चाइना सी, और ये अगर आप देखेंगे तो हर जगह से कनेक्टेड है, एंड ये सब इनफैक्ट इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई भी ट्रेड होता है, अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हर जगह। तो चाइना बेसिकली क्या करना चाहता है, वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिससे कि वो एक कंट्रोल कर पाए यहाँ पर जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है वहां पे, जिससे कि वो रिसोर्स रिच भी हो जाए
और वो बहुत ज़्यादा अपनी ये जो स्ट्रेंथ है, अपना जो टेरिटोरियल एस्पेक्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा आगे से आगे दिखा पाए कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मोमेंट। बट दैट इज समथिंग जो जापान और साउथ कोरिया होने नहीं दे रहा है। वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव कर रहा है अपनी जो नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको। अब ये जो पूरे पॉइंट हैं वो समझा तो दिए गए चाइना के साथ, चाइना को इस पूरे समिट में कि धीरे धीरे आप ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। बट क्या देखा गया, ये देखा गया कि जो चाइना है उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दिस। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो क्वाड है ना, क्वाड इज नथिंग बट एशियन नेटो, और ये क्या करना चाहता है, इसका आइडिया है टू गेन कंट्रोल ओवर बीजिंग, इसका आइडिया है टू गेन कंट्रोल ओवर चाइना, कि जो यूएसए है वो डायरेक्टली चाइना को कंट्रोल कर पाए। एंड इसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो चाइना है वो वनरेबल फील कर रहा है, इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से वो थोड़ा सा डर रहा है। और जो जितनी भी टसल चल रही है हमारी साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, वो इसीलिए चल रही है ताकि जो वो अपना ये पूरा पावर डायनेमिक है उसको अपने फेवर में कर पाए, एंड उसको आगे के टाइम में किसी से भी डरने की जरूरत ना हो। क्यों? क्योंकि ऑल्दो जो चाइनीज आर्मी है वो बहुत बड़ी है, ऑल्दो जो ड्रैगन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट जब ये 4 कंट्री साथ में आ रहे हैं जो क्वाड का पार्ट है, तो 2 to 3 फोल्ड्स, 2 to 3 टाइम्स ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो पावर डायनेमिक है वो बहुत ज्यादा इन फेवर हो जाती है क्वाड नेशंस के। इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एड्रेस करते हुए ही ये जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, ये जो रीजनल टॉक्स हैं वो हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ क्वाड एंड चाइना। तो अभी बहुत ही मेजर टसल जो है वो भी चल रहा है, जो काफी टाइम तक हम अज्यूम कर रहे हैं कि हेडलाइंस में रहेगा इज क्वाड वर्सेस चाइना, एंड वो ही उसकी वनरेबिलिटी को प्रूव करता है कि क्यों चाइना इतना ज्यादा भड़बड़ा रहा है, क्यों चाइना इतना ज्यादा लड़ रहा है, जबकि चाइना के जो रिलेशंस थे वो एक जमाने में यूएसए के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। एंड विद दिस आई थिंक वी आंसर्ड द क्वेश्चन, एंड मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा जो अगला साइकिल ऑफ एग्जाम है उसमें हम अपनी जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है वो अभी ऑफर पर चल रहा है। हम लोग एज एन इंस्टीट्यूट अपना सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, जिससे कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन एस्पिरेंट, आप जो भी टीचर से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, चाहे वो हिंदी के बारे में बात करें हम, चाहे वो इंग्लिश एजुकेटर्स हो या चाहे वो इंग्लिश एजुकेटर्स हो। तो आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हैं, आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से एनरोल कर सकते हैं, जो बैचेस हैं उसका फायदा उठा सकते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इवन हम लोग सीसैट प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली काम करते हैं। उसी के साथ साथ क्लासेस में ही आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं। टेस्ट सीरीज भी इस पूरे कोर्स में आपके लिए अवेलेबल है, जो वर्ल्ड के रिनाउंड, जो इंडिया के रिनाउंड एजुकेटर्स हैं, फिर चाहे वो सुदर्शन सर हो, सिद्धार्थ सर हो, सरमत सर हो, श्याम सर हो, वो आपको मिल जाते हैं। अलग अलग बैचेस हमारे चल रहे हैं और टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। अगर आप 2025 को अभी आइडेंटिफाई कर रहे हो तो नाउ इज द टाइम कि आप फटाफट एनरोल करो। 2026 को कर रहे हो तो भी हमारे जो बैचेस हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं। तो फाउंडेशन से लेके एडवांस तक की जो प्रिपरेशन है वो अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म आपको गारंटी करता है। और ये जो पूरी एक्सेस है जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपकी पीडीएफ बुक्स हैं, वो सब भी आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती हैं। हमारे 2 मॉडल ऑफ सब्सक्रिप्शन हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको 1:1 मेंटरशिप और पीडीएफ जो हमारे बुक्स हैं वो एक फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाती हैं। देन आपके
एक ऑप्शनल कार्निवल भी चालू हो चुका है। अभी सितंबर में हम लोग काफी सारे ऑप्शनल्स को लॉन्च कर रहे हैं जो मेजरली आपका कवर टू कवर ऑप्शनल का एस्पेक्ट क्लियर करेगा। ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पब एड हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हम हर सब्जेक्ट पर काम करते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ये जो कोर्स है उसको खरीद लीजिए, क्योंकि हम अपने 100% रिफंड की जो हमारी पॉलिसी है उसके साथ भी वापस आए हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वी विल एंश्योर कि आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाए। तो अभी जो ये ऑफर चल रहा है वो आप खरीद सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कोड NST Live, जिसमें आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिलता है। आपको कुछ 24-25 हजार में ये कोर्स जो है वो आप अवेल कर पाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ आपकी प्रिपरेशन। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम भी एंड इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी गारंटी करता है अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म। अब अगर हम अपने PYQs की बात करें तो PYQ एक हमारा आया था 2020 में GS2 में, जिसने पूछा था कि जो क्वाड है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ओवर द टाइम इनटू अ मिलिट्री अलायंस, डिस्कस। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा चाइना US रिलेशंस के बारे में बात करेगा। तो हमें यहाँ पे कि बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है जो कि जियोपॉलिटिकली इस क्वेश्चन को ढंग से आंसर कर पाए। तो जो इसका मॉडल आंसर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आई वुड वांट कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डील करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो थोड़ा समझने की कोशिश करें। और उसी के साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि है क्वाड इज द न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट कम्स विद बोथ प्रोज एंड कॉन्स फॉर इंडिया, डिस्कस। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी हमको कवर करनी है जिससे मेजॉरिटी के तरीके से मेजरली जो हमारा ये क्वाड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो और UPSC एस्पेक्ट से आपको लगा हो कि ये जो हमने टॉपिक क्वाड लिया वो करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके स्टैटिकली और डायनामिकली कवर कर लिया। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक इट UPSC CSE। विद दिस इज मी Nandini, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।